मैं डॉक्टर देवाशीष हालदार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गुंडादुर, पीजी कॉलेज। मैं आप लोगों से मौद्रिक नीति के बारे में पहले भाग में चर्चा किए थे, जो मैं सेकंड सेमेस्टर का पेपर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 3 का है। तो पहले भाग में हम लोग मौद्रिक नीति क्या है और उसका उद्देश्य के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग मौद्रिक नीति के सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे और ये क्या है उसके बारे में हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे। तो मौद्रिक नीति की कई सीमाएं होती हैं। पहली सीमाएं जैसे हैं विशाल गैर मौद्रीकृत क्षेत्र, यानी लार्ज नॉन मॉनेटाइज सेक्टर। विकासशील देशों में एक विशाल गैर मौद्रीकृत क्षेत्र होता है जो मौद्रिक नीति की सफलता में बाधक होता है। अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करते हैं जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन होता है। परिणाम स्वरूप मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के विस्तृत भाग को प्रभावित करने में असफल रहती है। अभी भी हम लोग बहुत सारी जगह पर देखते हैं, छोटे छोटे जो दूर देहात के गांव में है वहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर वस्तु विनिमय प्रणाली चलते हैं, जिसके कारण मौद्रिक नीति को विस्तृत रूप से सफल करना असफल होती है। दूसरा है अविकसित मुद्रा और पूंजी बाजार, अंडर डेवलप्ड मनी एंड कैपिटल मार्केट्स। मुद्रा और पूंजी बाजार अविकसित होते हैं। इन बाजारों में बिलों, स्टॉकों एवं शेयरों का अभाव होता है जो मौद्रिक नीति की सफलता को सीमित करते हैं। यानी लिमिटेशन में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि मौद्रिक नीति कैसे कुछ कारणों के चलते कैसे असफल भी होते हैं, उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तीसरा है बहुसंख्यक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी बहुसंख्यक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। जैसे विकासशील देशों में देशीय बैंकरों जैसे गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थ बड़े पैमाने पर कार्य करते हैं, परंतु ये मौद्रिक अधिकारी का नियंत्रण के अंतर्गत भी नहीं आते हैं। इस कारण भी देशों में मौद्रिक नीति को प्रभावित करने में सीमित हो जाती है। चौथा है अधिक तरलता। कमर्शियल बैंकों के पास अधिक तरलता पाई जाती है, जिससे वो केंद्रीय बैंक की साख नीति द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह भी मौद्रिक नीति को कम प्रभावशील बनाती है। पाँच नंबर है विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक। लगभग सभी विकासशील देशों में विदेशी कमर्शियल बैंक विद्यमान होते हैं। वे भी विदेशी परिसंपत्तियां बेचकर तथा अपने मुख्य कार्यालयों से मुद्रा निकालकर मौद्रिक नीति को कम प्रभावशील बना देते हैं, जबकि देश का केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा होता है। कम बैंक मुद्रा। विकासशील देशों में मौद्रिक नीति इसलिए भी असफल होती है क्योंकि बैंक मुद्रा देश में कुल मुद्रा पूर्ति का एक छोटा सा अनुपात होती है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय बैंक प्रभावशील रूप से साख नियंत्रण करने में असफल होता है। बैंक 7 नंबर है बैंक मुद्रा जमा नहीं, मनी नॉट डिपॉजिटेड विथ बैंक्स। समृद्ध लोग बैंकों में मुद्रा जमा नहीं करवाते, परंतु उसे आभूषण, स्वर्ण, वास्तविक संपदा, सट्टे, प्रदर्शनकारी उपभोग आदि पर प्रयोग करते हैं। ऐसी क्रियाएं स्फीतिकारी दबावों को प्रोत्साहित करती है क्योंकि ये मौद्रिक अधिकारी के नियंत्रण में नहीं आती है। अब हम लोग मौद्रिक नीति के उपकरण के बारे में चर्चा करेंगे। मौद्रिक नीति के उपकरण केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए साख नियंत्रण के उपायों से संबंध रखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बैंक का मुख्य जो उद्देश्य है वो है साख नियंत्रण, जो 2 प्रकार से वो करते हैं। पहला है मात्रात्मक, जिसे क्वांटिटिव में बोला जाता है, और दूसरा है गुणात्मक, जिसे क्वालिटेटिव बोला जाता है। मात्रात्मक का मतलब हो गया सामान्य और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, और गुणात्मक का है चयनात्मक और प्रत्यक्ष नियंत्रण।
तो मात्रात्मक नियंत्रण निम्न प्रकार का होता है। जैसे पहला है बैंक दर नीति। ये बैंक दर नीति क्या है, इसको पहले समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे बैंक दर केंद्रीय बैंक द्वारा उधार देने की वह न्यूनतम दर है जिस पर वह विनिमय की प्रथम श्रेणी हुंडियों तथा कमर्शियल बैंक द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों को पुनः बट्टा करता है। जब केंद्रीय बैंक देखता है कि अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव है तो बैंक दर बढ़ा देते हैं, जिससे केंद्रीय बैंक से उधार लेना महंगा हो जाता है और कमर्शियल बैंक कम उधार देंगे और कमर्शियल बैंक व्यापारियों को अधिक ब्याज पर उधार देंगे, जिससे व्यापारी कम उधार लेंगे और साख का संकुचन हो जाएगा। इस प्रकार मंदी की स्थिति होने पर बैंक दर घटा देंगे। देखिए, इसको समझना बहुत ही आसान है। पहले हम इसको समझ लेते हैं। बढ़िया एक सिंपल सी बात है, साधारण बात है। जैसे बैंक दर से केंद्रीय बैंक उधार देने की एक न्यूनतम दर है जिस पर वो कमर्शियल बैंकों को प्रतिभूतियों की पुनः बट्टा करके उधार देता है। ठीक। और जब केंद्रीय बैंक ये देखता है कि बाजार में मुद्रास्फीति बनी हुई है तब बैंक इस दर को बढ़ा देते हैं, जिसके फलस्वरूप जो कमर्शियल बैंकों से केंद्रीय बैंक से जो उधार लेते हैं वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। और जिसके कारण उसके पास जब केंद्रीय बैंक देखता है ना, जिसके कारण उसके पास जो उधार देने के लिए जो उसके पास मुद्रा होती है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कमर्शियल बैंक अब व्यापारियों को कम उधार देंगे और जो देंगे भी उससे वो अधिक ब्याज भी वसूलेंगे और अधिक ब्याज होने के कारण व्यापारी भी कमर्शियल बैंक से कम उधार लेंगे और जिसके कारण बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होगी और साख का संकुचन हो जाएगा। इससे स्फीति भी नियंत्रित होगी। इसके विपरीत यदि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो बैंक इस दर को घटा देते हैं और जिसके फलस्वरूप कमर्शियल बैंकों के पास अधिक मुद्रा आ जाती है और वो व्यापारियों को कम ब्याज दर पर अधिक उधार देते हैं और अधिक उधार देने के कारण बाजार में पैसे आते हैं और मंदी की स्थिति समाप्त होती है, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दूसरा है खुले बाजार की प्रक्रिया। खुले बाजार की प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं। इस प्रकार जब स्फीति होती है तो केंद्रीय बैंक बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है, ठीक, जिससे कमर्शियल बैंकों का रिजर्व घट जाते हैं क्योंकि कमर्शियल बैंक उस प्रतिभूतियों को खरीदते हैं और जिसके फलस्वरूप कमर्शियल बैंकों के पास जो तरलता है वो तरलता सीधा केंद्रीय बैंक के पास चले जाते हैं और कमर्शियल बैंकों के पास कुल रिजर्व में कमी हो जाते हैं और वो कम से कम उधार दे पाते हैं, जिसके फलस्वरूप साख का सीजन कम होता है और बाज़ार में पैसे कम आते हैं और साख का नियंत्रण होता है और स्फीति भी नियंत्रण होती है। यदि इसके विपरीत अर्थव्यवस्था में सुस्ती है यानी मंदी है तो केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदते हैं, जिससे कमर्शियल बैंकों के पास पैसा आते हैं क्योंकि कमर्शियल बैंकों को जैसे वो प्रतिभूति खरीदेंगे तो कमर्शियल बैंकों को नकद देंगे और उसके पास कमर्शियल बैंकों के पास अधिक रिजर्व आएगा और जिसका फलस्वरूप वो अधिक उधार दे पाएंगे, जिससे निवेश, उत्पादन, रोजगार और मांग बढ़ जाती है और कीमतें गिरना रुक जाती है। तीसरा है रिजर्व अनुपातों में परिवर्तन। सभी बैंकों को अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत अपने तहखानों में, रिजर्व कोष में और कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। ये बैंकिंग व्यवस्था के कानून के अंतर्गत आता है कि सभी बैंकों को अपनी जमा का कुछ भाग अपने पास और केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना ही पड़ता है। ये बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत आता है, बैंकिंग कानून के अंतर्गत।
जब कीमतें बढ़ने लगती हैं तो केंद्रीय बैंक रिजर्व अनुपात बढ़ा देता है और बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास अधिक राशि रखनी पड़ती है। उनके आरक्षण घट जाते हैं और वे कम उधार देते हैं। निवेश, उत्पादन और रोजगार की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत जब सुस्ती की स्थिति होती है तो केंद्रीय बैंक द्वारा रिजर्व अनुपात को घटाया जाता है। कमर्शियल बैंकों के आरक्षण बढ़ जाते हैं और वे अधिक उधार देते हैं और आर्थिक क्रिया पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये सिंपल साधारण सी बात है, जब कीमतें बढ़ेंगे तो केंद्रीय बैंक ये जो दर है इसको बढ़ा देते हैं, जिसके फलस्वरूप कमर्शियल बैंकों के पास तरलता कम हो जाते हैं, वो उधार कम दे पाते हैं और बाज़ार में पैसे कम हो जाते हैं, जिसका फलस्वरूप स्फीति में भी नियंत्रित होती है। और यदि सुस्ती या मंदी है तो ये दर कम कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप कमर्शियल बैंकों के पास पैसा अधिक होता है। तरलता अधिक होने के कारण वो अधिक मात्रा में बाज़ारों में उधार देते हैं, जिसके फलस्वरूप निवेश, उत्पादन, आय, रोजगार में बढ़ोतरी होती है और सुस्ती की स्थिति समाप्त होने धीरे धीरे और समाप्त होती है।